ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो आप लोगों के ग्रुप में खोल के देख रहा हूँ, उसमें हुज़ैफा ने क्वेश्चन नंबर भेजे थे, कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन 1 2 4 6 8 10। ऑलराइट, ये सारे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक मिनट बस मुझे देना। चलो स्टार्ट करें, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर आपको दिखा रहे हैं कि एक पैराशूटिस्ट है एंड ही इज फॉलोइंग
वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट। अब जब वो गिर रहा है तो वो दिखा रहे हैं कि उसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या है। स्पीड टाइम ग्राफ में उन्होंने 2 पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, ए एंड बी, and they're saying state the name of the downward force acting on the parachutist. We all know what that is. Weight, a force of gravity. Let's just call it weight. W बोलते हैं। Upward force, one upward force acting on the parachutist. तो इसका आप R जिसे लिखते हो ज़्यादातर, वो क्या होती है? Air resistance. But could there be another answer? Could there be another answer? क्योंकि उन्होंने लिखा one upward force. It might mean कि कोई और भी हो सकती है. There is another possible answer. There is that force acting, but it's not really making that much of a difference. बहुत ही सर अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट गुड अपथ्रस्ट, लेकिन एयर का जो अपथ्रस्ट है ना वो ऑलमोस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द अदर टू दैट वी हैव रिटन। ओके, सो इस पे अपथ्रस्ट की भी फोर्स लगेगी लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल होगी इस केस में। लिक्विड्स में अपथ्रस्ट की फोर्स सिग्निफिकेंट होती है। ओके, देन जैसे इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बता दें, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ी थी? एज यू मस्ट रिमेंबर, यहाँ पे लिखी हुई है, ये विद एयर रेजिस्टेंस वाला केस है, राइट। और इसके अंदर आपको नजर आ रही है इनिशियल वैल्यू क्या लिखी हुई है? पहली वैल्यू एक्सेलरेशन की क्या लिखी हुई है? जो जी के बराबर होती है, और उसकी वैल्यू है 9.8। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन तो पूछो, रीजन वगैरह अगर पूछना चाह रहे हो, अदरवाइज इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। Obviously you have to write down the units as well, so meters per second squared. Why the acceleration decreases from A to B? Now this is obviously a logical question, और इसकी सारी explanation हमने इस part के अंदर दी थी, इस part के अंदर इसकी explanation दी थी। और मैंने ये किया था कि ये एक गोल चक्कर सा साइकिल बना के दिखाई थी आपको, and that is essentially where everything is happening. तो ये सारी जो logic है, it comes full circle, starts with velocity. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। तो हम बता देते हैं इंक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है। ये हो रहा है इंक्रीज, ये भी हो रहा है इंक्रीज, जिसकी वजह से ये हो रहा है डिक्रीज और ये भी हो रहा है डिक्रीज। यही लॉजिक है ना। तो हम इसको कितने सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस increases with speed. जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है, सो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस, देयरफॉर, या फिर ये कह लो एंड एक्सेलरेशन। अब ये ना लिखो एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, इस बात को लिखने के कोई मार्क्स नहीं है एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है बात। आप ये बताओ कि एक्सेलरेशन का ताल्लुक क्या है रिजल्टेंट फोर्स के साथ। यू कैन से एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, फिर एग्जामिनर को समझ में आ जाएगी कि हाँ इसने कनेक्शन बना लिया, ही नोज द रिलेशनशिप बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एंड दैट विल बी हिज क्यू कि वो आपको फुल मार्क्स दे। एंड एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स। सारी बात मुकम्मल होगी। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाई द पैराशूटिस्ट फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड आफ्टर बी। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, एयर रेजिस्टेंस becomes equal to what? To downward force, weight. So resultant force is 0 and acceleration is also 0. अब एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आगे बात यही बनती है कि स्पीड कांस्टेंट है और ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, उसकी रीजन आपने देनी थी वो आपने दे दी। So that is the complete question number 1. If anyone has, why can't the first answer be gravity? It can be gravity जो है, पहला जो आपने सवाल पूछा है, this you can write it as gravity, इसमें कोई मसला नहीं है, but gravity लिखने के बजाय ये लिखो gravitational force, that would be much better. Any other questions from question 1?
कोई सवाल? कोई अगर कंप्लीट कर रहा है तो मैं वेट करूं या आगे चलो? Just give me a thumbs up if you Sir, think. can you explain the last part again? The last question. तो इवेंचुअली ये होता है जोया, यहाँ पे आओ, उसका थर्ड फ्रेम में इवेंचुअली एयर रेजिस्टेंस और वेट इक्वल हो जाते हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? जब W और R को माइनस करो वो दोनों बराबर हो, लेट्स से 100 माइनस 100, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा, रिजल्टेंट 0 आएगा। अब एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट फोर्स आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी। और 0 एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कि स्पीड अब ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, कांस्टेंट स्पीड है। ओके, सो इन दोनों फोर्सेस का बताया गया बराबर है, रिजल्टेंट का बताया गया वो 0 है, और जो रिजल्टेंट है 0 तो उस पर एक्सेलरेशन भी फिर 0 हो जाती है। क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन 2 दिया था आपको, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, लेट्स टेक अ लुक। दिया था ना आपको क्वेश्चन 2? अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ग्राफ की शेप जरा गौर से देखो। ये ग्राफ बना हुआ है हाइट वर्सेस टाइम, राइट? अब हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ एसेंशियली क्या है? डिस्टेंस ही है ना, हाइट एक तरह का। आई वांट यू टू सी दिस ग्राफ। ये विद एयर रेजिस्टेंस वाला ही केस है बाय द वे, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो इसमें एयर रेजिस्टेंस का ही जिक्र हो रहा है, बट आई वांट यू टू लुक एट दिस ग्राफ, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑन द बॉटम राइट। इस ग्राफ की जो शेप है और इस ग्राफ की जो शेप है ये सेम है। मानते हो इस बात को या नहीं? नोटिस करो, डिस्टेंस हम नीचे से नहीं ऊपर से मेजर कर रहे होते हैं, जहां से चीज ड्रॉप होती है इसलिए डिस्टेंस बढ़ रहा है, बट ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पे नोटिस करो, हाइट ऊपर से मेजर होती है इसलिए जाहिर सी बात है वो कम हो रही है, बट ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, स्लोप ग्राफ का बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, जैसे कि आपने देखा, तो ग्रेडियंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कांस्टेंट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आ गई। सो दिस ग्राफ इज जस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बट डिस्टेंस की बजाय हाइट उन्होंने ड्रॉप की है। ऑलराइट, नाउ स्टेट व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द पेपर एज इट फॉल्स। एक मार्क का क्वेश्चन है, इसमें कमांड वर्ड क्या है? स्टेट। डू यू हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग हियर? नो, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, सिर्फ बताना है कि स्पीड के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रही है या कम हो रही है। बताओ, स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक? पहले इतने पार्ट में बताओ, स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है इन दिस रीजन? फातिमा, कैन यू टेल मी, स्पीड बढ़ रही है या नहीं? क्या हो रही है? स्पीड इज इंक्रीजिंग। हाउ डू आई नो स्पीड इज इंक्रीजिंग? क्योंकि ग्राफ का स्लोप देखो बढ़ रहा है, सो या स्पीड इंक्रीजेस इनिशियली 2 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ स्पीड इंक्रीज लिख के तो मुझे नहीं मार्क्स मिलेंगे ना। इनिशियली इट इंक्रीजेस, उसके बाद स्पीड यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है, देन इट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, स्पीड कैलकुलेट की करें 1.5 सेकेंड्स पे। अब ये बिल्कुल वैसी ही एग्जांपल है जैसे मैंने आपको काइनेमेटिक्स के ग्राफ में करवाई थी, और एक मिस्टेक होती है जो नहीं जो अवॉइड करनी होती है। स्पीड अगर 1.5 सेकंड्स पे आपको निकालनी है तो 1.5 सेकंड से पहले आपको देखना है कि ग्राफ किधर है। ग्राफ इस पॉइंट पे है। अब जो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, जो आपको मैंने बताई थी, टाइम की वैल्यू लेते हैं और डिस्टेंस की या हाइट की वैल्यू ले लिया, उनको डिवाइड कर दिया। रॉन्ग। What do you need to do? It's a distance time graph. How do you find the speed from over here? इस सीधी लाइन का जिस पर ये पॉइंट आ रहा है आपने क्या ढूंढना है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ढूंढना है। So pick 2 points on this graph which have a good proper gradient, which have a good proper coordinates. For example, I would like to pick this point on the graph.
एक पॉइंट में ये पिक कर लेता हूँ, दिस पॉइंट इज 0.75, एक पॉइंट मुझे ये अच्छा लग रहा है और एक पॉइंट बिल्कुल आखिरी वाला मुझे अच्छा लग रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0। बस ग्रेडियंट निकालो और काम खत्म। सो 0 y2 माइनस 3 y1 ओवर 2 x2 माइनस 0.75 x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आंसर क्या है? मेरे पास आंसर आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, बट इट डजंट रियली मैटर। द आंसर इज 2.4 यूनिट। हाइट मीटर्स में दी हुई है और टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, तो मीटर्स पर सेकंड हो गया, राइट। एनर्जी चेंज वाला क्वेश्चन अभी आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने टाइप्स ऑफ एनर्जीज नहीं पढ़ी मेरे साथ, बट इफ एनीवन वुड स्टिल लाइक टू टेल मी द आंसर, तो वो बता सकता है। जिसने ये पहले चैप्टर स्कूल में या कहीं और पढ़ लिया है तो वो बता सकते हैं मुझे आंसर। यू माइट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो energy changes that is taking place from 1 second to 2 seconds. Any ideas, any guesses? इस दौरान एनर्जी चेंज क्या हो रहा है बॉल का? टाइप्स ऑफ एनर्जीज किसी को याद है? नहीं याद तो कोई मसला नहीं, इसको स्किप कर देते हैं, ये पार्ट अभी हमने वैसे ही नहीं करना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 के बाद क्या दिया था बेटा? 4 दिया था कि 3 दिया था? Yes, sir. 4. 4 दिया था। तो जोया आपने 3 का ए मुझसे पूछा हुआ है। Sir, you also gave question 3. You gave question 1, 2, 3, 4, 6, 8, and 10. अच्छा 3 दिया था, चलो 3 कर लेते हैं। अच्छा करें। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि आपको एक स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया हुआ है बॉल का। बॉल ड्रॉप की गई 1 सेकेंड पे, और ये ग्राफ की शेप बिल्कुल फेमिलियर है, ये विद एयर रेजिस्टेंस वाला केस है। बट आफ्टर 0.2 seconds द बॉल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, वी नो दैट, वी कैन सी दैट फ्रॉम द ग्राफ। इस हिस्से की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट फोर्सेस। फोर्स का आइडिया यूज करके बताएं कि स्पीड कांस्टेंट कैसे है, व्हाई इज द स्पीड कांस्टेंट आफ्टर टाइम 0.2। यार बॉल ड्रॉप की है, बॉल नीचे गिर रही है, उसमें फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो कौन सी हैं? ये वही एक्सप्लेनेशन है ना जो रिपीट हो रही है। उसका वेट और उसका एयर रेजिस्टेंस इक्वल है। आई कैन से दैट द वेट एंड द एयर रेजिस्टेंस ऑफ द बॉल आर इक्वल, सो resultant force is 0, so acceleration is 0। फातिमा आपने एक बात बताई, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस, बट यहाँ पे तो वो ये वाली एक्सप्लेनेशन कहाँ वैलिड होती है? इस वाले रीजन के लिए रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे, जहाँ पे ग्राफ कर्व हो रहा है, जिसकी एक्सेलरेशन जहाँ पे कम हो रही है। जो क्वेश्चन है वो इस रीजन के बारे में। इस रीजन में तो रिजल्टेंट फोर्स है ही 0, हो चुकी, ऑलरेडी 0 हो चुकी। ओके, तो आंसर उसी पार्ट के बारे में देना है, उसी ग्राफ के हिस्से के बारे में देना है जो पूछा गया है। क्लियर होगी मेरी बात? Yes, sir. ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं एट टाइम 0 a different ball is dropped from rest until 0.2 second. This ball has a constant acceleration equal to the acceleration of free fall, जो कि क्या होती है? 9.8। After 0.2 seconds its acceleration decreases। कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल की वैल्यू क्या होती है? अभी तो बोली मैंने, क्या होती है? 9.8 meters per second square। Determine the speed of the ball at 0.2 seconds। आपको पता है कि बॉल की एक्सेलरेशन क्या है, आपको ये भी पता है कि बॉल की इनिशियल स्पीड क्या थी? क्या थी? 0 थी, पता है ना? यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब पता चल रहा है कि बॉल की इनिशियल स्पीड 0 थी। आपको निकालनी है फाइनल स्पीड, और टाइम उन्होंने आपको दे दिया है 0.2 सेकेंड्स। क्या यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा? मैंने हिंट दे दी बहुत बड़ी, क्लियरली आपके सामने खोल के रख दिया कि कौन क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा।
इनिशियल फाइनल स्पीड वाला. व्हाट फॉर्मूला इज दैट? Sir, final velocity minus initial velocity divided by time. Exactly. Acceleration is equals to v minus u over t. So acceleration है 9.8. Velocity फाइनल स्पीड आपको नहीं पता. इनिशियल स्पीड 0 है और टाइम है 0.20. 0.20 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाता है? 19.6. इज द आंसर करेक्ट? कैलकुलेटर से प्लीज डबल चेक करो, बिकॉज आई डोंट नो. मैंने कैलकुलेटर से नहीं डाला, ये वैसे मेंटली करने की कोशिश की. इज इट गोना बी 19.6? Yes. Any confusions in this? Sir, answer 1.96 होना चाहिए. 9.8 टाइम्स 0.2 0.2 1.96 आता है. Oh sorry, मैंने गलती से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सॉरी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 1.96 बेटा. गुड, थैंक यू. नाउ लास्ट पार्ट, ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द सेकंड बॉल फ्रॉम दिस टू दिस. तो उन जो इन्फॉर्मेशन हाईलाइटेड है ऊपर से वही यूज करनी है. बॉल की इनिशियल स्पीड क्या है? पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ग्राफ पे. इनिशियल स्पीड बॉल की क्या है? 0. तो एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा. उसके बाद कह रहे हैं कि until 0.2 सेकंड दिस बॉल हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कि फ्री फॉल के बराबर है. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ तक जाएगी? 0.2 सेकंड्स तक. लेकिन 0.2 सेकंड्स पे स्पीड की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू होगी. तो 0.2 कॉमा 1.96 ऑलमोस्ट 2 पे, तकरीबन यहाँ पे, ऑलमोस्ट इधर. यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है? स्ट्रेट लाइन बनानी है. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उन्होंने क्या कहा, क्या करें? आफ्टर t seconds, after 0.2 seconds acceleration decreases. So what do I do with the graph after this point? Any ideas? Sir, decreasing gradient. Decreasing gradient. लेकिन ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर ही जाएगा. जाएगा ऊपर ही, लेकिन उसका स्लोप कम हो जाएगा. So what does that become? कुछ ऐसा हो जाएगा. आगे वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे शेप इंपॉर्टेंट है. So draw a curve with a decreasing gradient. जितना मर्जी आप डिक्रीज करो बट उसी की कंटिन्यूएशन आगे होगी, बट विद अ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. ऑलराइट, क्वेश्चन 3 समझ में आ गया सबको? Yes, sir. चले जी. इसके बाद बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 4 की. 4 दिया था. 4 के अंदर एक स्काई डाइवर है which is falling vertical downwards but at terminal velocity. अब याद करो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? दैट्स द मेन थिंग. टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे रीच हो जाती है. ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो आप फाइनली रीच कर जाते हो आफ्टर वेट एंड एयर रेजिस्टेंस आर इक्वल, एंड दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी दैट यू कैन रीच व्हेन यू आर फॉलिंग डाउन, एंड इट इज कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो याद रखो कांस्टेंट स्पीड जब है तो फोर्सेस कैसी हो जाती हैं? बैलेंस्ड. कौन कौन सी फोर्सेस? एयर रेजिस्टेंस और वेट. तो वो यही कह रहे हैं कि इन फोर्सेस के नाम बता दें. तो एक्स क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट. और वाई क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग. तो यहाँ पे आप लिख दो बेशक एयर रेजिस्टेंस लिख दो या वेट लिख दो. उसके बाद क्या जा रहा है? वाई फोर्स वाई एक्ट्स अपवर्ड्स. एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ क्यों एक्ट कर रहा है? एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करते थे हम? Sir, it opposes motion. तो हम बताएंगे ना, स्काई डाइवर नीचे गिर रहा है इसलिए एयर रेजिस्टेंस ऊपर एक्ट कर रहा है, because it opposes the motion. और यह है, बता दो कि since he is falling down, तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स का नाम लिख दो.
upwards. Alright, इसके बाद बात हो रही है when the skydiver first started to fall, x and y were unbalanced. Excellent, बिल्कुल हमें पता है इस बात का कि अनबैलेंस थे, शुरू में अनबैलेंस थे, बाद में टर्मिनल वेलोसिटी जब रीच हुई तब बैलेंस हो गए. अब वो कह रहे हैं explain the effect of the unbalanced forces on the motion of the skydiver. कैसा उसका मोशन होता है अनबैलेंस फोर्सेस होने की वजह से? कौन सी फोर्स बड़ी होती है और कौन सी छोटी होती है? एक्स और वाई में से कौन सी फोर्स बड़ी होगी जोया? इस फोर्स में से और इस फोर्स में से इनिशियली कौन सी फोर्स ज्यादा बड़ी होती है? वेट और एयर रेजिस्टेंस में से बताओ बेटा जोया. वेट बड़ा होता है. तो वो स्काई डाइवर जो है जब नीचे गिर रहा है तो वो किस तरह फॉल करेगा, उसका मोशन कैसे डिस्क्राइब करूंगा मैं वन वर्ड में? डाउनवर्ड्स होगा, लेकिन उसका मोशन के स्पीड के बारे में बताओ कि बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी, मतलब एक्सेलरेटिंग है या डिसेलरेटिंग है या कांस्टेंट स्पीड है, ये बताओ. स्पीड कांस्टेंट रहेगी. लेकिन अभी तो आपने बताया कि फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं. जब फोर्सेस बैलेंस्ड ही नहीं है स्पीड बढ़ रही होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेटिंग. तो हम बता देते हैं यहाँ पे क्या बताएंगे. सिंस x, या फिर ये बता दो डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स. आप पूरी बात बताओगे यहाँ पे ऑब्वियसली, या x इज बिगर देन y, या वेट इज ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस, सो ही एक्सेलरेट्स. Downwards. What happened to the size of force x and the size of force y as the terminal velocity is reached? क्या हो जाएगा? x कांस्टेंट रहता है. यहाँ पे आई एम नॉट श्योर व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क कि x को क्या होता है और y को क्या होता है ओवरऑल, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी रीच होने के बाद क्या होता है. सो x कांस्टेंट रहता है, y इंक्रीज होता है. अब जब x तो बड़ा था पहले से y से, तो y बढ़ते बढ़ते x के बराबर आ जाएगा. देन बोथ बिकम इक्वल. बाद में क्या होता है जब टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाती है तो x और y एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वेट और एयर रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क. So can you explain part 2 again? लास्ट वाला नहीं, issue वाला. Explain why force y acts upward. ओके. एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है ना, आपने क्या पढ़ा था कि एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? चलो एयर रेजिस्टेंस के पार्ट पे जाते हैं. आपने एयर रेजिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा है? पॉइंट नंबर 3 पढ़ो. It opposes motion. जितने भी डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं इसमें स्टोन नीचे गिर रहा है, एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड्स एक्ट कर रही है. बुलेट यूं जा रही है, एयर रेजिस्टेंस क्यों एक्ट कर रहा है. बॉल इज फ्लोटिंग, बॉल इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, डायरेक्ट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स. तो आपने बताना है कि एयर रेजिस्टेंस हमेशा फोर्स मोशन को अपोज करती है और स्काई डाइवर नीचे गिर रहा है. जब वो नीचे गिर रहा है तो फोर्स होगी ऊपर. ओके. Okay, sir. दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये जो है वो थोड़ा सा मुश्किल भी था. ये मैंने दिया था या नहीं दिया था? इसको मैंने नहीं सर दिया. ये नहीं आपने दिया था, 4 के बाद 6 दिया था. इसकी रीजन है मैंने अभी क्यों नहीं दिया, बिकॉज आई वांट टू डू इट, आई वांट टू डू दिस क्वेश्चन नियर द एग्जाम्स. ओके, सो यू नो कि आई ऑलवेज लीव आउट सम क्वेश्चंस. यू आर ऑलवेज वेलकम टू सॉल्व देम एंड आस्क मी द क्वेश्चंस आउटसाइड द क्लास इफ यू वांट. बट ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से एक्स्ट्रा ट्रिकी हैं, एंड आई वांट यू टू डू देम इन रिवीजन पार्ट जब हम चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होंगे नियर द एग्जाम्स. सो कुछ हैं क्वेश्चंस जो मैं आपको सिलेक्टिवली ही देता हूँ, एंड इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट्स जस्ट अ वन ऑफ, बहुत ज्यादा इस तरह के कभी क्वेश्चन आए नहीं जिसमें नेगेटिव में जा रही हो वेलोसिटी, कभी भी नहीं आया, बस एक ही दफा आया. बट ऑब्वियसली इट्स नॉट आउट ऑफ द स्कोप, सिलेबस से बाहर नहीं है क्वेश्चन, है तो सिलेबस का ही पार्ट, बट इट्स जस्ट स्लाइटली ट्रिकियर देन ऑल द अदर्स. एनीवेज 6 दिया था. अब 6 इज नॉट टेक्निकली फ्री फॉल. 6 जो है वो एक बॉल फॉल तो कर रही है बट इट्स जस्ट रोलिंग डाउन अ स्लोप, राइट. तो ऐसा नहीं है कि फ्री फॉल है, बट उससे मिलती जुलती ही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होंगे.
All right. Ball rolls down a slope. The meter rule shows the position of the ball at time 0 seconds, 1 second, 2 second और 3 second. तो बॉल की जो पिक्चर्स ली गई हैं, बॉल की जो पोजीशन दिखाई गई है, वो इक्वल टाइम इंटरवल्स पे दिखाई गई है. सो बिटवीन ईच पिक्चर या ईच पोजीशन ऑफ द बॉल, द टाइम गैप इज ऑलवेज द सेम. नाउ पार्ट ए से बॉल एक्सेलरेट कर रही है, बट ग्राफ से कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है कि बॉल एक्सेलरेट कर रही है? पहले तो बताओ एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है? स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है. कैसे पता चल रहा है जोया? ग्राफ Sir, से. distance is increasing in 1 second. Like the distance that is covered in 1 second is increasing. अगर कोई ये लिखता है कि सर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है बस, तो दैट वुड बी एन इनकम्प्लीट आंसर. दैट वुडंट बी द होल स्टोरी. So what you have to write is the distance covered by the ball in 1 second is increasing. ठीक है? That means कि बॉल 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर सकती है वो बढ़ता जा रहा है. शुरू में 10 किया, 10 से 20 तक गई, फिर 20 से 50 तक गई, तो 30 का डिस्टेंस कवर किया. फिर 1 सेकंड बाद sir? देखा तो यस. Sir, I wrote as time increases, the distance covered by the ball also increases. Do I still need to mention 1 second? The distance covered by the ball in 1 second during 1 second, ये लिखो. तो पहले 1 सेकंड में बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर्स का, 10 सेंटीमीटर्स का. फिर डिस्टेंस कवर किया 30 सेंटीमीटर्स का, 20 से 50 तक. फिर 50 से 100 तक चली गई बॉल, तो बॉल ने 50 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया अगले 1 सेकंड में. इसका मतलब है कि बॉल की स्पीड बढ़ती जा रही है. सो वी गोना राइट डिस्टेंस covered by the ball during 1 second is increasing. बस अब आगे ये नहीं लिखने की जरूरत. So speed is increasing, so this means that the ball is accelerating. That means that you're just repeating what the question says. उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. एवरेज स्पीड निकालते हैं बॉल की 1 से 3 सेकंड्स के बीच. 1 सेकंड पे बॉल कहाँ थी? यहाँ पे थी. और 3 सेकंड पे बॉल कहाँ थी? 100 पे. तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. बॉल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 80 centimeter divided by 2, so our answer will be 40 centimeter per second. गुड. टाइम का डिफरेंस लेना है, सो टाइम का डिफरेंस 2 सेकंड्स है. क्या आंसर लिखा जोया? 40 centimeter per second. एक्सीलेंट. अब यहाँ पे गलती क्या होती है? क्योंकि बच्चों को पता होता है कि मीटर्स पर सेकंड स्पीड का यूनिट है, ऐसा यूनिट में वो वही लिख देते हैं, लेकिन बेध्यानी है ये. क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड होगा. ऑल राइट. Two forces acting on the ball are air resistance and weight. State what if anything happens to these forces. Weight क्या change होता है? No. Weight रहता है constant. बॉल का weight तो change नहीं होता. Air resistance को क्या होगा? आप बताओ जोया. It increases. Increases. बिल्कुल. With speed में मैं ही लिख रहा हूँ, इसकी कोई खास जरूरत नहीं. Increase कर रहा है. Why? Explain why. If the slope is long enough, the ball eventually reaches a terminal velocity, a constant velocity. Fatma, can you try and answer this question, or can you write in the chat what answer did you give to this particular question? कह रहे हैं अगर स्लोप और लंबा होता, आगे और जगह होती इस तरफ, तो इवेंचुअली क्या होता है कि बॉल की स्पीड कांस्टेंट हो जाती. हाउ वुड दैट हैपन? हिंट ये है कि इसमें जाहिर सी बात है फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है. जो दोनों फोर्सेस आपने मेंशन किए हैं ऊपर, उन्हीं का जिक्र होगा. सो फातिमा, आई वांट टू हियर द आंसर फ्रॉम यू. एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड वुड बिकम, आगे पूरी बात क्या होगी? बात सही कर रही हो. एंड वुड काउंटरएक्ट व्हाट? काउंटरएक्ट द वेट, राइट? तो आप बताएंगे कि वो इंक्रीज होके वेट के बराबर आ जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी. दैट यू कैन आल्सो से. एक्सीलेंट. सो आप ये बताएंगे वही बात. अच्छा, बाय द वे इसमें एक बात है थोड़ी सी. वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप ये ना लिखें कि वेट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस. अगर आप ये लिखते हैं ना वेट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस, टेक्निकली दैट इज रॉन्ग. रीजन बीइंग के
वेट की डायरेक्शन क्या है बॉल की? अगर मैं यहाँ पे बॉल का वेट बनाऊँ यहाँ पे, तो बॉल के वेट की डायरेक्शन बेटा ये डाउनवर्ड्स होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट की डायरेक्शन क्या होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो बॉल का वेट तो ऐसे एक्ट कर रहा है। एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन तो होती है अपोजिट टू मोशन, तो बॉल यूं जा रही है, जिसका मतलब है एयर रेजिस्टेंस बॉल पे यूं एक्ट कर रहा है। नाउ दीज टू फोर्सेस आर नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? फोर्सेस ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं है ना, इनका डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस है दोनों फोर्स का। सो टेक्निकली इट वुड बी रॉन्ग टू से कि वेट जो है वो एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। जब आप लोग ए लेवल में यही टॉपिक दोबारा पढ़ोगे ना, तो ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि वेट जो है ना, वेट इसके असल में दो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और एक वेट का कंपोनेंट बॉल को इस डायरेक्शन में डाउन द स्लोप लेके जाता है। उसमें अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा और साथ में स्लोप का एंगल यूज करते हो, so that is not what you have studied right now, so you can't really say that the slope of the component of the weight down the slope is equal to the air resistance, जो कि ए लेवल में आंसर आप देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जवाब ये दोगे सिंपली कि बस रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। या ये लिख सकते हो द स्लोप, द फोर्स डाउन द स्लोप बिकम्स इक्वल टू द फोर्स अप द स्लोप। तो हम यहाँ पे लिख दो रिजल्टेंट फोर्स becomes equal to 0 because air resistance increases। तो उसकी वजह से इवेंचुअली रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी और बॉल टर्मिनल वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी रीच कर जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही अप्लाई हो रहे थे, बट टेक्निकली इट्स नॉट फ्री फॉल, राइट? यू आर नॉट फॉलिंग डाउनवर्ड्स फ्रीली, यू आर फॉलिंग डाउन अ स्लोप। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको क्वेश्चन दिया 8, क्योंकि अब कुछ रिपीटेशन आ रही है, तो फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया। अब इसके अंदर 7 भी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है वही कॉन्सेप्ट्स, बट विल डू इट नियर द रिवीजन इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी अब बिल्कुल वो एयर वाले फॉलिंग नहीं है, बल्कि एक मेटल बॉल है जिसको ऑयल के अंदर ड्रॉप किया जा रहा है, और फिर उसका जो है वो सेम उसी टाइप का सवाल है जैसे अभी पीछे हमने किया, उसमें बॉल डाउन द स्लोप गिर रही थी, लेकिन इसमें भी बॉल की पिक्चर ली जा रही है आफ्टर 1 सेकेंड, और इसके अंदर भी आपको दिख रहा है कि बॉल इनिशियली एक्सेलरेट ही कर रही है। पता चल रहा है ना कि बॉल एक्सेलरेट कर रही है। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रिंटेड इट आउट एंड ट्राई टू डू इट ऑन द ग्राफ? कैन यू शो मी योर हैंड्स इन द चैट? कितने बंदों ने इसको प्रिंट निकाल के एक्चुअली ग्राफ पे किया, या ग्राफ पेपर निकाल के उस पे किया? किसी ने नहीं किया? नो? चलो अब यहां से देख के इसका ग्राफ बनवा लेते हैं। तो भाई ये बताओ फातिमा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड से मुझे डिस्टेंसेस की वैल्यूज लिखवा दो बेटा पहले यहाँ। फातिमा, आई नीड योर हेल्प ओवर हियर। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस एंड एट ईच पॉइंट जो कि ग्राफ पे शो किया है, बताओ। फातिमा, you there? Sir, first one is 1, 0.5. 1, 0.5। उसके बाद 2 सेकंड्स पे बॉल किधर है? 1.6. गुड, 1.6 पे, गुड। 3 सेकंड्स पे किधर है बॉल? 3. 3 पे ही है। उसके बाद बॉल कहाँ है? 5. 4 सेकंड से बॉल 5 और 5 सेकंड। 7. अब इन वैल्यूज को यूज करके आप इजीली ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। सो 1 0,0 पे है इनिशियली, टाइम 0 पे तो बॉल 0 पे है ना, तो वहां से स्टार्ट पहले आप पॉइंट प्लॉट करते हैं 0,0 पे। अब मैंने आपको बताया था आपने ऐसे करके पॉइंट प्लॉट नहीं करना होता। क्या करना होता है? या तो छोटा सा
डॉट बना के उसको सर्कल करना होता है या फिर ऐसे करके क्रॉस बनाना होता है, तो हम क्रॉसेस बना लेते हैं। पहला 0,0 पे बन गया, उसके बाद हो गया 1,0.5, तो 1,0.5 किधर है, यहाँ पे, क्योंकि 0.5 का डिस्टेंस इधर होगा। ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ एक्यूरेटली। 2 सेकंड्स में 1.6, 1.6 कहाँ होगा, ये 1.2 है, ये 1.4 है, ये 1.6। ठीक है, ग्राफ की प्लॉटिंग सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों मैथ से भी करते ही ऑब्वियसली, कोई नई चीज़ तो नहीं है। 3,3, 4,5, 5, सॉरी हाँ 5,7। नाउ ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसको प्लॉट भी तो प्लॉट करने के बाद उसे बनाना भी तो है। तो यार जोया कैसी शेप बनाऊं ग्राफ की, ग्राफ की शेप कैसी होनी चाहिए, इसके अंदर थोड़ी सी हेल्प ऊपर वाले डायग्राम से भी लो। द डायग्राम इज आल्सो गोना हेल्प यू आंसर दिस। हर पॉइंट के Curve. थ्रू आउट कर्व भी बनेगा, चेक करो। देखो ये जो इतना रीजन है ग्राफ का, So यहाँ this पे, area will be curved and the rest will be constant straight. यस, क्योंकि इसके अंदर जो सेम अमाउंट ऑफ टाइम है उसमें सेम सेम डिस्टेंस ही कवर हो रहा है। तो यहाँ पे बॉल ग्राफ को करते हैं स्ट्रेट। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आप बनाओ कर्व, ऑब्वियसली कर्व को एडजस्ट करना पड़ेगा। रुको यार, और यहाँ से लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी ऑब्वियसली। ऑलराइट, और कोशिश करना कर्व जितना स्मूथ हो सके उतना स्मूथ हो। मेरा कोई बहुत स्मूथ तो नहीं बना, पर इट्स फाइन, इट्स फाइन। समझ में आ गई बात। The object has a constant speed for some of the time. Where is the constant speed? From 3 to 5 seconds. Student explain how the distance time graph shows that the speed is constant. अब वो जो आपने पीछे आंसर लिखा था जैसे कि how is the picture showing कि accelerate कर रहा है, तो इसी तरह यहाँ पे बताना है how is the picture showing, या यहाँ पे ये तो नहीं बोला कि पिक्चर कैसे शो करती है, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे शो करता है कि स्पीड कांस्टेंट है। तो आपने बताना है कि gradient is constant from 3 to 5 seconds, या फिर आप ये भी कह सकते हो line is straight, line is straight from 3 to 5 seconds। ये दोनों बातें सही हैं। और फिर ये बताना है कि gradient of distance time graph equals speed। तो अगर gradient के साथ constant तो speed भी हो गई constant। इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, अब देखो ये रेपिटेटिव हो रहे हैं सवाल, अभी सवाल कोई नए नहीं है। इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एक्सप्लेन करो, हाउ इज इट एबल टू फॉल एट अ कांस्टेंट स्पीड। सो व्हाई वुड समथिंग फॉल एट अ कांस्टेंट स्पीड। बॉल पे जो दो फोर्सेस लग रही पहले उनके नाम बताओ। बॉल पे जब कांस्टेंट फोर्स पे एक्ट कर रही है, कांस्टेंट जो है वो बॉल की स्पीड है, तो नीचे डाउनवर्ड फोर्स है, ऊपर वाली फोर्स का नाम क्या दूं बेटा, Thrust. ड्रैग। अब थ्रस्ट तो वो फोर्स है जो बेटा उसको फ्लोट करवाती है, ड्रैग वो फोर्स है जो इसके मोशन को अपोज करती है। ड्रैग एयर रेजिस्टेंस का ही ज्यादा जनरल नेम है। एयर रेजिस्टेंस सिर्फ एयर में यूज करते हैं, जब कोई लिक्विड आ जाता है तो हम ड्रैग बोलते थे उसे। सो अपवर्ड्स वाली ड्रैग फोर्स, आपने ऑब्वियसली पूरे सेंटेंसेस पे आंसर लिखना है, मुझे नींद बहुत आ रही है इसलिए मैं जरा इस तरह लिख रहा हूँ आज। अपवर्ड्स वाली ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स वाला जो वेट है। अब क्योंकि आप फोर्सेस इक्वल हैं तो रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गई
0 एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन भी क्या हो गई 0 एंड दैट बेसिकली मींस कांस्टेंट स्पीड। हो गया क्वेश्चन या कुछ रह गया? 10 रह गया। Yes, sir. So can you show that part again? I was writing. हाँ 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 सॉरी, क्वेश्चन 10 कर ले, फिर उसके बाद ना क्या करेंगे कि एक छोटा सा सब टॉपिक रह गया था फोर्सेस के अंदर, ब्रेकिंग फोर्स वाला, वो आज करते हैं। 10 मिनट्स लगेंगे उसको करने में, उसके बाद हम लेक्चर खत्म करते हैं। सर आपने पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं डाली थी, वो डाल दें। यार वो ना मेरी बहुत ज़्यादा क्लासेस होती हैं, लाइक इन अ वीक आई टेक लाइक 12 to 15 क्लासेस इन द आफ्टरनून एंड द इवनिंग। हर रोज़ ही 2 से 3 क्लासेस होती हैं। सो फिर मैं यूजुअली वीक में एक दिन निकाल के या कोई 2 दिन बीच में निकाल के फिर एक साथ सारे अपलोड कर पाता हूँ। तो ओके सर। मैं डाल दूंगा, मैं बहुत सारे डाल रहा था, फिर बीच में जल्दी से कहीं जाना पड़ेगा तो वो रह गया। आई अपलोड देम। Then sir. तो सैफा तुम दुबई में ही रहते हो ना या अबू धाबी में? सर अबू धाबी। पाकिस्तान का मैच दुबई में अबू धाबी में? पाकिस्तान का सर दुबई। जा रहे बट थे? सर हम लोग वर्ल्ड कप का एक, आई मीन एशिया कप का एक मैच देखने जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का तो नहीं देखने जाएंगे, लेकिन वो ऑनलाइन देखेंगे। ऑनलाइन देखेंगे, क्या बात है यार, देखने तो जाओ कम से कम। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 10 करें यार। क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रा जल्दी जल्दी से आंसर कर लेते हैं। आई एम नॉट गोना इरेज द प्रीवियस आंसर्स, बट इसके अंदर अब हो ये रहा है कि एक अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी सा, तो इसको ज़रा समझना। इसके अंदर बेसिकली इस क्वेश्चन में कंपैरिजन हो रहा है विद एयर रेजिस्टेंस वाले केस का और विदाउट एयर रेजिस्टेंस का, और एट द सेम टाइम एक और भी विद इन दैट कंपैरिजन देयर इज अनदर कंपैरिजन गोइंग ऑन कि हैवी ऑब्जेक्ट कैसे फॉल करता है और लाइट वेट ऑब्जेक्ट कैसे फॉल करता है एयर रेजिस्टेंस के साथ और एयर रेजिस्टेंस के बगैर। तो अब इसका जरा क्विक सा रिमाइंडर आपको दे देता हूं। जब आपका एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रहा होता, विदाउट एयर रेजिस्टेंस जब होता है, तो आपने ये पढ़ा बात, ये आपने ये बात पढ़ी, all bodies big small light heavy fall together and they all have the acceleration due to gravity, acceleration due to free fall वाली acceleration होती है 9.8 all objects। अब चाहे वो मेटल का बना हो, चाहे वो फेदर हो, चाहे वो पेपर हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक हैवी है और एक जो है वो लाइट वेट है, तो फिर एयर रेजिस्टेंस के साथ जब एयर रेजिस्टेंस होगा तब सिचुएशन डिफरेंट होगी, और उसके अंदर सरफेस एरिया और ऑब्जेक्ट का वेट या मास जो है वो सारी चीजें अफेक्ट करती है मोशन को। सो मास अगर ज्यादा हो, मतलब ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो, तो बॉडी की एक्सेलरेशन शुरू में ज्यादा होगी, क्योंकि जो कंपैरिजन है वेट और एयर रेजिस्टेंस का, जैसे वेट बड़ा है और एयर रेजिस्टेंस छोटा है, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट उतना ही ज्यादा होगा जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा, तो आर और डब्ल्यू में डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, विच मींस बिगर द रिजल्टेंट बिगर द एक्सेलरेशन। करेक्ट? जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का वेट होगा, जैसे कॉइन और फेदर का कंपैरिजन हो रहा है ना इस वाले क्वेश्चन में, कॉइन और फेदर का, कॉइन और पीस ऑफ पेपर का, तो पीस ऑफ पेपर का वेट है इतना और एयर रेजिस्टेंस ठीक है कम है, तो शुरू में वो भी एक्सेलरेट करेगा, लेकिन कॉइन का जो वेट है वो तो इतना ज्यादा होगा और एयर रेजिस्टेंस उस पर ऑलमोस्ट उतना ही एक्ट कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर डिफरेंस ज्यादा है तो रिजल्टेंट बड़ा आएगा और एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी। सो कंपैरिजन विद इन कंपैरिजन है, एक तो कंपैरिजन ये है कि विद और विदाउट एयर रेजिस्टेंस, और फिर दोनों केसेस में लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट्स का भी कंपैरिजन। ठीक है, चलो अब जरा क्वेश्चन को गौर से रीड कर लो। apparatus demonstrate how a coin and a paper each fall from rest at the position shown। इसके अंदर देखो, इस पोजीशन की बात करें, कॉइन और पेपर फॉलिंग थ्रू एयर, मतलब कि एयर रेजिस्टेंस होगा, जब एयर मेंशन कर दी तो एयर रेजिस्टेंस होगा, राइट? लेंथ ऑफ द एरो इंडिकेट्स द साइज ऑफ द फोर्स, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे तुम्हें पेपर के ऊपर फोर्सेस बना के जो दिखाई जा रही है वो कैसी दिखाई जा रही है, यहाँ पे फोर्सेस उन्होंने बैलेंस शो की हुई है, अनबैलेंस शो की हुई है, बताओ? ये फोर्सेस बैलेंस, Balance. बैलेंस, लेकिन कॉइन के लिए अनबैलेंस्ड। They are unbalanced. अब जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बता दें,
चाहे कॉइन की हो या पेपर की हो, दोनों की इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मार्किंग स्कीम में 10 क्यों लिखा हुआ होगा? क्योंकि बेटा पहले ओ लेवल में और आईजीसीएसई में इसको 10 रखा जाता था, तो इसका ख्याल रखना, 9.8 लेना है। अच्छा जी, फिगर शोज एक्सप्लेन हाउ फिगर 2.2, फिगर 2.2 कौन सा वाला है? ये वाला। हाउ इट शोज दैट पेपर इज फॉलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि पेपर पे फोर्सेस कैसी दिखाई हैं? बैलेंस्ड। फोर्सेस आर बैलेंस्ड, या इन अदर वर्ड्स रिजल्टेंट फोर्स इक्वल 0। इससे पता चल रहा है कि पेपर कांस्टेंट स्पीड से फॉल कर रहा है एट द पिक्चर दैट इज शोन एट दैट टाइम। ठीक है, अभी कांस्टेंट स्पीड से फॉल कर रहा है। और कॉइन एक्सेलरेट कर रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? ऐसे पता चल रहा है कि उसके अंदर वेट जो है वो कहीं ज्यादा बड़ा है एयर रेजिस्टेंस से एट द मोमेंट जब फोर्सेस दिखाएंगे जिस पोजीशन पे भी वो है। तो ऑब्वियसली फोर्सेस अनबैलेंस्ड है, फोर्सेस अनबैलेंस्ड, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से resultant force is not equals to 0। अगेन इंग्लिश में लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिखोगे नॉट इक्वल टू 0 का बता दोगे, जिसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी 0 होगी। एंड F is equals to ma, और यू कैन से कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब ये आपने सिर्फ इतनी बात ही लिख देनी, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये 2 मार्क का है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो 1 मार्क का है। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए तो हो गई बात कंप्लीट, लेकिन इसमें फर्दर मेंशन करना कि एक्सेलरेशन फोर्स से रिजल्टेंट फोर्स से प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम पंप जो है, एक वैक्यूम पंप लिया, ये देखो ये ए पे वैक्यूम पंप लगाया उन्होंने और एयर को रिमूव कर दिया। तो अब देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस एनी मोर। अब विदाउट एयर रेजिस्टेंस में कह रहे हैं कि बताओ कि कॉइन और पेपर हाउ विल दे फॉल डिफरेंटली फ्रॉम द वे दे फॉल इन एयर। विदाउट एयर रेजिस्टेंस में वो क्या फर्क आपको नजर आएंगे? एक तो पहले दोनों पे ही जो फर्क अप्लाई होंगे वो बताओ, कोई ऐसा फर्क जो दोनों पे ही अप्लाई होगा क्या? बोथ ऑब्जेक्ट्स विल टेक लेस टाइम टू रीच द ग्राउंड, मतलब के ज्यादा फास्टर होंगे। वजह, क्योंकि अपवर्ड वाली फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, दोनों के लिए ही एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों अपनी अपनी। और एक और बात ही होगी कि दोनों ही को कम टाइम लगेगा, ओवरऑल दोनों का टाइम कम हो जाएगा। और फिर एक और फर्क ये होगा कि पहले तो इसमें क्या हो रहा था कि कॉइन पहले पहुंच रहा था और पेपर बाद में पहुंचेगा। यही होता है ना बिल्डिंग से भी, अगर आप अपने घर की छत से जाके भी एक बॉल फेंकोगे और एक टिश्यू पेपर फेंकोगे तो फर्क तो महसूस होगा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि बॉल जो है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी में रीच करने में बहुत टाइम लगता है और एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट उस पर जो है वो वेट के मुकाबले में बहुत कम है। ये वाली सिचुएशन है बॉल की। लेकिन जैसे टिश्यू पेपर फेंकते हो या पेपर फेंकते हो, फौरन से ही बहुत ही जल्दी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाती है, क्योंकि उसका वेट बहुत कम है तो एयर रेजिस्टेंस उसके बराबर आ जाता है फौरन। तो इसलिए टिश्यू जो है वो आराम आराम से गिर रहा होता है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बड़ी लो होती है। मतलब अगर मैं दोनों का ग्राफ कंपेयर करूं विद एयर रेजिस्टेंस वाले केस में, तो कॉइन का तो ऐसा होगा, लेकिन जो मेरा टिश्यू पेपर या पेपर है उसका ऐसा होगा। शेप सेम है, लेकिन देखो ना उसकी बहुत बाद में जाके वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और इसकी फौरन ही हो जाती है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड जो है बहुत जल्दी आ जाती है। वजह क्योंकि वेट और एयर रेजिस्टेंस बहुत जल्दी बराबर हो जाती है। तो ये वाला कॉइन हो गया और ये वाला पेपर हो गया, बट ये कौन से वाले केस का मैं बता रहा हूँ? विद एयर रेजिस्टेंस का। अब विदाउट एयर रेजिस्टेंस में क्या होगा कि दोनों का ही ग्राफ कैसा बनेगा? क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? ऑल बॉडीज फॉल टुगेदर। तो अब एक डिफरेंस, अभी एक तो आपने ये बता दिया कि दोनों को ही कम टाइम लगेगा, बट अब ये भी फर्क हम नोटिस करेंगे कि दोनों की ही एक्सेलरेशन 9.8 होगी, इसका मतलब है कि दोनों साथ ही गिरेंगे, दे विल फॉल टुगेदर, दैट्स अनदर डिफरेंस, राइट? तो ये दोनों बातें आपने लिखनी है। सो कंपैरिजन विद इन कंपैरिजन भी है, एक तो कॉइन और पेपर का आपस का भी कंपैरिजन था इस क्वेश्चन में, बट फिर ये भी कि एयर रेजिस्टेंस और विदाउट एयर रेजिस्टेंस के अंदर दोनों का क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन 10 तक हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन 11 भी बहुत मजेदार है। ये पैराशूटिस्ट वाला केस है, यहाँ पे पैराशूट ये ओपन करता है, यहाँ पे दोबारा सेकंड टाइम टर्मिनल वेलोसिटी चेंज करता है। ये भी मैं Sir, एग्जाम they both fall together. They will both hit the ground together. And दे विल फॉल टुगेदर एंड आगे they will hit the ground together. दे विल रीच द ग्राउंड टुगेदर। यस, एक ही बात है, जैसे मर्जी लिख लो इसको, ये दोनों बातें सेम ही है।
Okay. अच्छा, अब आगे जो है वो एक मुझे टॉपिक एक्सप्लेन करना है, और उसके अंदर जो है वो मैं आपको सर्कुलर मोशन उस दिन पढ़ाया था, न्यूटन थर्ड लॉ भी पढ़ाया था और काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था, ये पूरी बहुत लंबी एग्जांपल की थी हमने. Now I just want you to I want to explain this part of the topic. It's very small, just 2 pages, and it will not take a lot of time. बहुत आसान है. देखो बेटे, आप गाड़ी चला रहे थे, यहाँ गाड़ी में बैठे हुए थे आप, ठीक है, और टाइम 0 पे यहाँ पे आपकी गाड़ी स्पीड जो थी वो 50 मीटर्स पर सेकंड थी, ठीक है. अब जैसे ही आपने ऊपर देखा, या आप टाइम 0 जैसे ही ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जहां पे ऑलरेडी आपकी गाड़ी चल रही थी 50 स्पीड पे, तो आपको सामने एक बंदा नजर आया रोड पे. आप क्या करेंगे? जब बंदे को देखेंगे सामने, when you see an emergency ahead, so you'll apply the brakes. It's natural. But आपने अपनी पूरी कोशिश किया कि आप फौरन से ब्रेक अप्लाई करें, तो फिर गाड़ी आपकी अभी तक ये थोड़ी देर के लिए, आधे 1 सेकंड के लिए, 0.5 सेकंड्स के लिए कांस्टेंट स्पीड पे क्यों चल रही है? अच्छा, यहाँ वैल्यूज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये एग्जाम में वेरी कर सकती हैं. डू नॉट टेक द वैल्यूज एज सम रियल वैल्यूज, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट देम एज एन एग्जांपल. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गाड़ी जा रही है 20 मीटर्स पर सेकंड. एक सेकंड रुकना बेटा. और यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम सेकंड में मेजर हो रहा है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, और यहाँ लिख रहा हूँ 0.5, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 5. हाँ, सो द क्वेश्चन वाज कि क्यों लगा आधा सेकंड आपकी गाड़ी को स्लो होने में, ये यहाँ तक कांस्टेंट क्यों चलती रही? क्योंकि आप जब सामने देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, आपका ब्रेन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में टाइम लगाएगा. हर इंसान का ब्रेन इमीडिएटली काम नहीं करता, वी आर नॉट कंप्यूटर्स, सो आवर ब्रेन्स आर नॉट दैट फास्ट. ये आपका थिंकिंग या रिएक्शन टाइम है. जितनी देर में आपने देखा, आपने सोचा कि मैं ब्रेक लगाऊं, और फिर आपने अपना पाँव ब्रेक की तरफ लेकर आया, फिर ब्रेक को प्रेस किया, इस सब में आधा सेकंड तो ऑन एवरेज हर इंसान को लगता है. 0.2 to 0.5 seconds. Every human has a different reaction time. Obviously, it varies from person to person and driver to driver, right? तो ये रिएक्शन टाइम हो गया. 0 से लेके 0.5 सेकंड तक क्या है मेरा रिएक्शन टाइम या थिंकिंग टाइम. इस दौरान जो आपने डिस्टेंस कवर किया है वो यहाँ के एरिया अंडर द ग्राफ से आ सकता है, बिकॉज इट्स अ स्पीड टाइम ग्राफ, सो इसका एरिया जो है वो आपको डिस्टेंस देता है. Now this distance that you're going to get from this yellow rectangle is called your thinking distance. So distance covered between when the man distance covered during reaction time is called thinking distance. Pretty simple and straightforward. Distance covered during reaction time, या वो distance जब आपने emergency देखी और जब आपने एक्चुअल में ब्रेक अप्लाई करना शुरू की, उस दौरान उस ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो आपका थिंकिंग डिस्टेंस है. इस बंदे का थिंकिंग डिस्टेंस कितना होगा बताओ बेटा, कम ऑन. 0.5. कितना? वो तो आपने रिएक्शन 0.5. टाइम बताया, नहीं थिंकिंग डिस्टेंस कितना होगा, ये तो आपने थिंकिंग टाइम. Sir, Sir, 10 meters. 10 meters. एरिया निकालेंगे ना रेक्टेंगल का, तो 0.5 into 20 10 meters. 10 हो जाएगा. ठीक है जोया. Okay, sir. फातिमा बेटा अब इधर ही हो, सो तो नहीं गई? नहीं सर. अच्छा, बहुत देर से मैं बोला कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया. चलो खैर, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीन पार्ट ऑफ द ग्राफ. व्हाट हैपेंड ओवर देयर? नाउ फाइनली आपने ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दिया और आपकी गाड़ी कर रही है डीसेलरेट, एंड देन इवेंचुअली इट कम्स टू रेस्ट. सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द कार टू कम टू रेस्ट आफ्टर द रिएक्शन टाइम? जब ब्रेकिंग शुरू हुई तो कितनी देर लगी गाड़ी को रुकने में उसके बाद? 4.5 seconds. 4.5 सेकंड्स, क्योंकि 0.5 से लेके 5 तक 4.5 सेकंड्स होते हैं. जोया, ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है जोया? Uniform. यूनिफॉर्म. और अगर नॉन यूनिफॉर्म होती तो ग्राफ या ऐसा होता या ऐसे होता, राइट? सो इट्स अ यूनिफॉर्म डिसेलरेशन. नाउ द व्हाट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस? डिस्टेंस 45. नहीं मतलब डिफाइन कर रहा हूँ. डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द मोमेंट जब ब्रेक अप्लाई होना शुरू हुई, टू द मोमेंट व्हेन द कार कम्स टू रेस्ट. इस ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस कवर होता है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है. और वो कैसे आएगा? इस ट्राइंगल के एरिया अंडर द ग्राफ से. तो ये ग्रीन ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल लूँ, दैट वुड बी हाफ इनटू 4.5 इनटू 20. कितना हो गया? हाफ इनटू 4.5. 45. सही है, तो आंसर आ गया 45.
तो टोटल जो बंदे का स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितना हुआ? टोटल थिंकिंग और ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो टोटल सम होता है उसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जाता है, वो हो गया 55। ऑल राइट, एनी कंफ्यूजन सो फार? ये सब क्लियर है? Clear, sir. क्लियर क्लियर सर। अब असल में इस टॉपिक का ये मकसद नहीं था, ये तो स्पीड टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से पता थे, कुछ वर्ड्स याद करने वाला मकसद नहीं है। मकसद ये था कि थिंकिंग डिस्टेंस जो है वो इंसान का किन चीज़ों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब ये थोड़ी सी ऑब्वियसली जनरल कॉमन सेंस वाली बातें हैं। थिंकिंग डिस्टेंस का फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। थिंकिंग डिस्टेंस का ताल्लुक सिंपली उस बंदे से है जो गाड़ी चला रहा है और उसके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट पे। सो फॉर एग्जाम्पल, उस बंदे को गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आती है या वो नया नया ड्राइवर है, स्किल की बात हो गई। साथ में वो बंदा अटेंटिव भी था जब गाड़ी चला रहा था, या फोन में देख रहा था, या क्या सीन था, राइट? या वो नींद में था, जैसे अभी मैं नींद में हूँ, या ऐसी कोई सिचुएशन थी, तो फिर इससे इसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। अगर वो अनस्किल्ड ड्राइवर होगा या अनअटेंटिव होगा तो उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। मतलब कि अभी तो ये ग्राफ यहाँ तक सीधा जा रहा है, बाद में ये ग्राफ यहाँ तक सीधा जा रहा होता तो उसका रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा होता। रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा होता तो थिंकिंग डिस्टेंस भी बढ़ जाता, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ता चला जाएगा। विजिबिलिटी इज अ फैक्टर। बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, फॉग है, ये सारी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप आगे कुछ देख भी रहे हो या नहीं, तो आप डिसीजन कैसे लोगे, राइट? इसके बाद एक और फैक्टर है इनिशियल स्पीड। गाड़ी की शुरू में स्पीड क्या थी? अच्छा देखो, इससे टाइम पे फर्क पड़ता है और इससे भी टाइम पे फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से फर्दर पे डिस्टेंस भी अफेक्ट होता है। मतलब अगर एक बंदे ने गाड़ी 0.5 सेकंड में रोक ली, अगर विजिबिलिटी खराब होगी तो हो सकता है उसको 1 या 2 सेकंड लगे गाड़ी को ब्रेक दबाने में, तो यहां तक उसका ग्राफ बन जाएगा और फिर उसका रेक्टेंगल ज्यादा बड़ा होगा, विच मीन्स मोर थिंकिंग डिस्टेंस। बट इनिशियल स्पीड का टाइम से ताल्लुक नहीं है, इनिशियल स्पीड का ग्राफ के रेक्टेंगल की हाइट से ताल्लुक है। अब इस गाड़ी की स्पीड 20 थी, अगर हो सकता है इस गाड़ी की स्पीड 25 होती, रिएक्शन टाइम बेशक उतना ही होता, लेकिन अगर 25 गाड़ी की स्पीड होती तो एडिशनल फर्दर एरिया ऐड होता इस ग्राफ में, रेक्टेंगल में ज्यादा एरिया होता तो ज्यादा थिंकिंग डिस्टेंस होता। तो ये थिंकिंग डिस्टेंस वाले कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, विजिबिलिटी हो गई, स्किल्स हो गए और इनिशियल स्पीड हो गई, right? So these are not things that are really related to physics, but you still need to know them आपके syllabus में. But what about the braking distance? That's all related to physics, and specifically ज्यादातर चीजों का इसमें से किस चीज से लेना देना है? फोर्सेस से लेना देना है। कौन सी फोर्सेस? फ्रिक्शन। मेनली फ्रिक्शन से लेना देना है। अब पहली जो 3 बातें मैंने लिखी है उनका फ्रिक्शन से ही ताल्लुक है, इनका ताल्लुक है फ्रिक्शन से। इसका ना फ्रिक्शन से ताल्लुक है ना कुछ, ये इनिशियल स्पीड वाली बात फिर वही है। और इसका ताल्लुक इस बात से है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और इसका ताल्लुक इस बात से है कि एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड एसेंशियली बोथ द पॉइंट्स come from the same law, which is the Newton's second law, which is F is equals to ma. So I hope you will be able to connect everything together over here जब मैं अभी explain करूंगा। तो पहली 3 चीजों का ताल्लुक फ्रिक्शन से, रोड कंडीशंस, टायर कंडीशंस, ब्रेकिंग फोर्स। रोड कंडीशंस, अच्छी रोड है या रोड पे पानी गिरा हुआ है या रोड पे ऑयल गिरा हुआ है या रोड पे कीचड़ है, क्या प्रॉब्लम है? और अगर बहुत ही अच्छी रोड है लेकिन बहुत ही जरूरत से ज्यादा स्मूथ रोड है तो उस पर गाड़ी स्लिप भी हो सकती है, राइट? तो रोड और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन कैसी है? जितनी ज्यादा अच्छी फ्रिक्शन होगी उतना ज्यादा रिजल्टेंट फोर्स होगी गाड़ी के ऊपर और उतना ही ज्यादा वो डीसेलरेट करेगी। फोर्स ज्यादा, डीसेलरेशन ज्यादा। बाय द वे मैं लिखा तो एक्सेलरेशन ही है, बट यू नो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज डीसेलरेशन, राइट? सो ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन। सो ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर वर्ड्स प्रॉपर्ली। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? इफ द रोड कंडीशंस आर बेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स वुड बी ग्रेटर, and since acceleration is proportional to friction force या deceleration is proportional to friction force, the car will take less time to stop। मतलब कि कुछ इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये वाला जो ट्राइंगल है, अब जो टिल्टेड लाइन है इस पे फोकस करो, तो अच्छी रोड या अच्छे टायर होने से ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया ग्रीन वाले से कम है, which means less braking distance। क्लियर? आगे चल सकता हूँ? गिव मी अ थम्स अप if you understand this। Sir, can you explain again? यस बिल्कुल कर देता हूँ। तो मैंने बात क्या की कि रोड कंडीशन, टायर की कंडीशन और कितनी जोर से आप ब्रेक लगा रहे हैं, ये बात भी सुन लो। ब्रेकिंग फोर्स एज इन आप ब्रेक जोर से लगा रहे हैं, आराम से लगा रहे हैं। इन तीनों चीजों से क्या फर्क पड़ता है? फ्रिक्शन पे फर्क पड़ता है ना।
अच्छे टायर होंगे या अच्छी रोड होगी नई वाली, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी ना, है ना। अब जब ज्यादा फ्रिक्शन होगी तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। ये फॉर्मूला क्या है, ऐसी चीज का तो फॉर्मूला है F = ma। अभी मास को अज्यूम करो कि मास तो कांस्टेंट है, राइट, मास कांस्टेंट है। इन तीनों कंडीशन में कोशिश सोचो कि एक ही गाड़ी है जिसमें बराबर ही बंदे बैठे हैं, राइट। अब बुरी रोड और अच्छी रोड में, बुरी रोड के अंदर रोड कंडीशन, बुरी रोड ऐसे जिसमें कहता हूँ स्नो स्पिल हुई हुई या ऑयल स्पिल हुआ हुआ या वेट रोड है, वेट रोड है तो उस पर जाहिर सी बात है फ्रिक्शन कम होगी, फ्रिक्शन कम होगी, डिसेलरेशन कम होगी। अब डिसेलरेशन कम होगी तो ग्राफ का ग्रेडियंट कम होगा और फिर गाड़ी ऐसे इस तरह का ग्राफ बनेगा, मेक्स अ बिगर ट्रायंगल, देयर इज मोर ब्रेकिंग डिस्टेंस। अच्छी रोड कंडीशंस होंगी या अच्छी टायर कंडीशंस होंगी या जोर से ब्रेक लगेगी तो ग्रेटर फ्रिक्शन, ग्रेटर डिसेलरेशन एज इन ग्रेटर स्लोप ऑफ द ग्राफ। ज्यादा स्लोप कैसे बनेगा ग्राफ का, ऐसे बनेगा, कम डिस्टेंस कवर होगा, इससे ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। मेक सेंस। सो फ्रिक्शन का मेंशन करना है, फ्रिक्शन के बाद एक्सेलरेशन नहीं बल्कि डिसेलरेशन को मेंशन करना है, और डिसेलरेशन के बाद आपने एरिया अंडर द ग्राफ को मेंशन करना है। ज्यादा डिसेलरेशन अच्छी होगी तो एरिया अंडर द ग्राफ लेस होगा, बिकॉज इट विल टेक लेस टाइम टू स्टॉप, यहां से यहां तक ग्राफ को आने में कम टाइम लगेगा। डिसेलरेशन कम होगी, मतलब हल्की हल्की ब्रेक लग रही है गाड़ी, तो इट विल टेक मोर टाइम फॉर द कार टू स्टॉप, विच मीन्स कि एरिया अंडर द ग्राफ विल बी ग्रेटर। अब समझ में आ गया जोया? Yes, sir. It's clear. ओके, अगर ना समझ में आया तो फिर भी इसको खुद देखना एक दफा और रिकॉर्डिंग का भी इस्तेमाल करना, फिर बेशक पूछना हो तो पूछ लेना। सो क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं, they're pretty simple questions. And then let's talk about initial speed. Initial speed really has nothing to do with like forces or anything. It's just that कि अगर आपकी स्पीड ऊपर से कम हो रही है, भाई 20 से, सपोज करो दो गाड़ियां हैं, एक ऐसे ग्राफ बनाता हूँ, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ रफ ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू। एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है और एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है। अब एक गाड़ी है जिसकी स्पीड 10 थी और उसने उसी स्लोप से उसकी स्पीड जो है वो कम हुई ऐसे। अब एक गाड़ी थी जिसकी स्पीड थी 20, वो भी उसी स्लोप से ही उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन एरिया अंडर द ग्राफ किसका ज्यादा है, ये जो ट्राइंगल का एरिया है किसका ज्यादा बन रहा है, पिंक वाले ट्राइंगल का एरिया ज्यादा है, ग्रीन वाले ट्राइंगल का एरिया ज्यादा है, किसका एरिया ज्यादा है? ब्रेकिंग फोर्स सेम है, रोड कंडीशंस दोनों के लिए सेम है, टायर की कंडीशंस भी दोनों की एक जैसी है, सेम फ्रिक्शन लग रही, सेम डिसेलरेशन है, बट किसका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, ग्रीन वाले ट्राइंगल का या पिंक रेड वाले ट्राइंगल का? बताओ बच्चों, इन दोनों को कंपेयर करो ना यार। Green triangle, I think. ग्रीन ट्राइंगल का एरिया ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा है, व्हाई? बिकॉज इनिशियल स्पीड वाज ग्रेटर। तो अगर ट्राइंगल की हाइट ज्यादा होगी तो उसको नीचे आने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा ना यार, तो उतना ही वो एरिया भी कवर करेगा। मेक सेंस? तो इनिशियल स्पीड ऑब्वियसली ये भी एक फैक्टर है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा। इनिशियल स्पीड एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों जगह पे लिखा हुआ है, दोनों जगह लिखा हुआ है। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द मास ऑफ द कार। एक गाड़ी जिसमें खाली ड्राइवर बैठा हुआ है और उसी गाड़ी में अगर पूरी फैमिली बैठी हुई होगी तो गाड़ी का मास बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा गाड़ी का मास बढ़ेगा एक्सीलरेशन उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यू नो दैट, हमने पढ़ा हुआ है। मास इज अ प्रॉपर्टी, मास की प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, इनर्शिया रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन। तो अगर दो गाड़ियां हैं, वन विद ओनली वन पर्सन सिटिंग इन इट एंड वन विद अ होल फैमिली सिटिंग इन इट, इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। इज दैट क्लियर? लाइक इफ एवरीथिंग एल्स इज द सेम फॉर ऑल द कार्स, दोनों गाड़ियां सेम रोड पे चल रही हैं, दोनों गाड़ियां एक ही जैसे ड्राइवर चला रहे हैं, दोनों गाड़ियों के लिए हर चीज एक जैसी है, बट अपार्ट फ्रॉम वन डिफरेंस कि एक गाड़ी का मास ज्यादा है क्योंकि उसमें लोग ज्यादा बैठे हुए हैं, और एक गाड़ी का मास कम है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ है। तो जिस गाड़ी में ज्यादा बंदे बैठे हुए हैं
और जिस गाड़ी में कम बंदे बैठे हैं उसमें हर चीज सेम है, रोड कंडीशन भी सेम है, टायर कंडीशन भी सेम है, दोनों एक तरह से ब्रेक लगाते हैं, एक ही बराबर ब्रेक लगा रहे हैं, सही है। इनिशियल स्पीड भी दोनों गाड़ियों की सेम थी, तो जिस गाड़ी का मास ज्यादा था उसको ज्यादा देर लगेगी रुकने में, और उसको ज्यादा देर लगेगी रुकने में तो जाहिर सी बात है उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा। ऑलराइट, सो नाउ योर होमवर्क इज डायनेमिक्स वर्कशीट P2 वाली, डायनेमिक्स की P2 वर्कशीट नंबर 2। सो इफ यू वंडरिंग वेयर इट इज, लेट मी रिमाइंड यू कि आप जाएंगे फोर्सेस के चैप्टर में, फोर्सेस के चैप्टर में P2 में जाएंगे, और इसके अंदर P2 के अंदर जो दूसरी वर्कशीट है ये वाली जिसमें 2 लिखा हुआ है आगे एंड पे, ये वाली, ये खोलनी, सही। अब इसके अंदर आपने करना है जी क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ये लंबा क्वेश्चन है 15 मार्क का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करना है हमने, पूरा थिंकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ये भी थिंकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन है, और ये सारा क्वेश्चन भी लंबा है, दोनों क्वेश्चन लंबे हैं। क्वेश्चन 3 बेशक रहने देना, 4 करना सर्कुलर मोशन के बारे में, 1 2 4 5, दैट्स इट। 3 बेशक स्किप कर देना, वो हम एग्जाम के पास रिवीजन में कर लेंगे। सो 1 2 4 एंड 5 दैट इज योर होमवर्क, बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Okay, sir. Okay, beta. I'll see you in the next class. Love is. बस